गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, रदरफोर्ड्स एंड सोडीज लॉ रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी डीके। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है बच्चों बोर्ड की परीक्षा में, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी जो है बच्चों आपको पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये रेडियो एक्टिव क्षय होता है बच्चों, ये जो है किस प्रकार से होता है मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों। तो बच्चों जो है यहाँ पर जो है रदरफोर्ड तथा सोडी ने विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय का अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, क्या क्या इन्होंने रदरफोर्ड तथा सोडी ने विभिन्न जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों का अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या किया, विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्या किया, अध्ययन किया और एक निष्कर्ष निकाला। ठीक है बच्चों, अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाला। ठीक है बच्चों, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और इसी को एक सामान्य नियम भी कहेंगे आप। सामान्य नियम जो विभिन्न प्रकार के रेडियोएक्टिव पदार्थों का उन्होंने अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाला और एक सामान्य नियम दिया, जिसे हम रदरफोर्ड और सोडी का नियम कहते हैं बच्चों, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये कहते क्या है बच्चों, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इनका जो नियम है बच्चों, वो कहते हैं किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर या विघटन की दर, क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको ध्यान से देखना है, जिसको आपको मैंने समझाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए, तो कह क्या रहा है, विघटन की दर या क्षय होने की दर प्रोपोर्शनल, या इसको क्या कहा था बच्चों, विघटन की दर
विघटन की दर बोलो या क्षय होने की दर बोलो, ये समानुपाती होगी परमाणुओं की संख्या के। ठीक है बच्चों, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जो विघटन की दर है वो उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, ध्यान देना है आपको। मान लीजिए बच्चों हमारे पास यूरेनियम को ले लेते हम, यूरेनियम 92,238 के परमाणु ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये यूरेनियम के हमने परमाणु ले लिए बच्चों। देखिए, एक परमाणु ले लिया, दो परमाणु ले लिया, तीन परमाणु, चार परमाणु, 5, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है, यूरेनियम के हमने ये परमाणु ले रखे हैं। तो ये जो परमाणुओं की संख्या है, ये जो परमाणुओं की संख्या है, मान लीजिए बच्चों ये n है। ये कितने हैं, n है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु। ठीक है, कितने हैं इसमें, 8 परमाणु। तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो है यूरेनियम का जो परमाणु है उससे ये जो मान लीजिए बच्चों इस परमाणु से अल्फा कण रिलीज हो गया। ठीक है, तो जब इससे अल्फा कण रिलीज होगा तो इस यूरेनियम के इस परमाणु का क्या होगा, विघटन होगा और बच्चों ये थोरियम में बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, थोरियम 90 और 234 में ये बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका विघटन हो गया। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए जो है इसका भी विघटन हो जाता है। देखो बच्चों एक साथ ये विघटन नहीं होता बच्चों, ये बहुत धीरे धीरे होता है बच्चों, माने इसने भी अल्फा रिलीज कर दिया। तो ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या बना देगा बच्चों, थोरियम 90 और 234। तो कितने परमाणुओं का विघटन हुआ, परमाणु कितने थे बच्चों, परमाणु कितने थे इस सैंपल में, परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, परमाणुओं की संख्या कितनी थी बच्चों, n। ठीक है, n कितना मान रखा बच्चों हमने, यहाँ देखिए 8 मान रखा। विघटन कितने का हो गया, t समय पे। ठीक है बच्चों, ये परमाणुओं की संख्या थी जब जो है बिल्कुल प्रारंभ में, t बराबर 0 को मतलब प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n थी। अब डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में विघटित परमाणु, कितने परमाणु क्या होंगे, विघटित होगी। ठीक है बच्चों, पहले तो कितने थे बच्चों, पहले तो कितने थे, n थे। ठीक है, और डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में कितने विघटित हो, डेल्टा t समय में विघटित कितने हैं बच्चों, कितने विघटित होगी, मान लीजिए डेल्टा n विघटित होगी। ठीक है, तो कितने विघटित हुई बच्चों, जिसमें 1 और 2। ये एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं बच्चों मैं, dn बराबर कितने विघटित होगी, 1 और 2 होगी मान लीजिए बच्चों। ठीक है, और माना बच्चों बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे समय में हम मैं ले लेता हूँ, माना 1 सेकंड में ले लेता हूँ मैं, 1 सेकंड, डेल्टा t को मैंने 1 सेकंड ले लिया बच्चों। तो यहाँ पर जो है n तो परमाणु थे और डेल्टा t समय में कितने विघटित होंगे, कितने होंगे, डेल्टा n। तो विघटन की दर बताओ बच्चों, विघटन की दर अर्थात डेल्टा t समय में डेल्टा n हुई विघटित, तो 1 सेकंड में कितने होंगे, डेल्टा n अपॉन डेल्टा t। तो विघटन की दर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा n अपॉन डेल्टा t। आप विघटन की दर समझ रहे हैं बच्चों, मतलब यहां देखो डेल्टा t समय में डेल्टा n, तो 1 सेकंड में कितने होंगे बच्चों,
1 सेकंड में हम डेल्टा टी का भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चों, ये डेल्टा टी को मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का हम क्या दे देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। अब बच्चों जो है यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है ये विघटन की दर ऋणात्मक होती है। विघटन की दर, विघटन की दर ऋणात्मक होती है। विघटन की दर ऋणात्मक होती है। क्योंकि बच्चों ये क्यों होती है, ऋणात्मक क्यों होगी ये ऋणात्मक होगी बच्चों, इसमें ऋण चिन्ह आया है क्योंकि जो है समय के अनुसार जो है परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है। यहाँ देखो बच्चों, परमाणुओं की संख्या कम हो रही है। देखो यहाँ पर कुल परमाणु 8 थे और 2 सेकंड में जो है 2 परमाणु यूरेनियम के जो है क्या हो गए, उनसे अल्फा कण निकल गया। तो अब कितने परमाणु रह गए बच्चों, अब कितने रह गए, 6 रह गए। तो समय के अनुसार जो है परमाणुओं की संख्या घट रही है, समय तो बढ़ रहा है और परमाणुओं की संख्या घट रही है, इसलिए बच्चों विघटन की दर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर विघटन की दर क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है बच्चों। तो बच्चों ये आ गया। तो अब रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या है, ये देखो बच्चों, क्षय होने की दर। तो क्षय होने की दर क्या है बच्चों, माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। ये देखो बच्चों, ऋण चिन्ह क्यों आया बच्चों, समय के अनुसार परमाणुओं की संख्या घट रही है और समय तो बढ़ रहा है, परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोपोर्शनल होगी उस समय इस सैंपल में कितने एटम थे बच्चों, कितने कितने एटम थे, 8, अर्थात एन के। ठीक है, ये उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होगी, समानुपाती होगी बच्चों। अब यहाँ पर आपको देखना है, हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब जो है माइनस डी एन अपॉन डी टी, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। अब बच्चों यहाँ पर ये क्षय नियतांक है, लैम्डा जो है ये क्या है, क्षय नियतांक। क्या है बच्चों, लैम्डा क्या है बच्चों, यहाँ क्षय नियतांक है बच्चों। ठीक है बच्चों, डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये डी के कांस्टेंट है बच्चों। और एक तत्व के लिए लैम्डा का मान नियत रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तत्व के लिए, एक तत्व जैसे होगा, एक तत्व के लिए एक तत्व के लिए लैम्डा नियत रहेगा। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं, अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो उनके लिए लैम्डा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यूरेनियम के लिए लैम्डा 1 होगा, थोरियम के लिए अलग होगा, कोई भी अलग होगा, तो सब के लिए क्या होगा बच्चों, भिन्न भिन्न होगा। लेकिन एक के लिए क्या होना बच्चों, वो एक जैसा ही होना है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों कितना आया था बच्चों हमारा, कितना आया था बच्चों हमारा, माइनस डी एन अपॉन डी टी। जो क्षय होने की जो दर थी वो समानुपाती हुई थी कि कितने परमाणु हमारे पास उपस्थित थे। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमने क्या किया बच्चों, माइनस डी एन अपॉन डी टी, यहाँ पर हमने एक समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक लाए लैम्डा एन, और इस लैम्डा को हमने क्या बोला बच्चों, क्षय नियतांक। ठीक है बच्चों, ये तो पहले भी बता दिया मैंने, नियतांक। ये देखो बच्चों, क्षय नियतांक, डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, dn के साथ n लाना है, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, और dt को उधर ले जाना बच्चों। तो कितना हो गया, ध्यान दीजिए बच्चों, dn अपॉन n, हम n यहाँ ला देंगे बच्चों। ठीक है, ये dn अपॉन n हो गया। ठीक है, और इस लैम्डा के साथ क्या रख देंगे बच्चों, dt रख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, dn बटे n, और इसके साथ वो रख देंगे, और माइनस चिन्ह, माइनस से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और dt।
ठीक है बच्चों। अब समाकलन दोनों ओर का, मैं यहां पर कोष्ठ में लिख रहा हूं, दोनों ओर का, दोनों ओर का समाकलन, समाकलन करने पर, दोनों ओर का क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो जब दोनों ओर का हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, समाकलन इंटीग्रेशन dn अपॉन n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा dt। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये लैम्डा कांस्टेंट है तो ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा बच्चों। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, ये सूत्र होता है बच्चों, देखो एक सूत्र होता है, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर होता है log x। ये देखो बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, log x। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन एन डी एन क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है बच्चों इंटीग्रेशन डी एक्स जो होता है वो x के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा, और 1 अपॉन एन डी एन क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको इसमें देखना है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो निकालिए बच्चों, इसको निकालिए, हाँ निकालिए बच्चों, चलो हाँ निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एन डी एन दैट इज log n, ये हो जाएगा log n। ठीक है बच्चों। और इसका बेस हमेशा क्या होता है, ये देखो बच्चों, इसका बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन नियतांक आता है बच्चों, जब आप किसी को इंटीग्रेट करते, समाकलन करते हैं तो एक नियतांक आता है, के को क्या बोलते हैं बच्चों, समाकलन नियतांक, क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको निकालना है बच्चों। मान लीजिए बच्चों मैं इक्वेशन इसको 1 लिख देता हूं। अब हम कंडीशन लगाएंगे, अब हम क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें कंडीशन लगाएंगे। जब t बराबर 0 था, t बराबर 0, t बराबर 0 जानते बच्चों, प्रारंभ में, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में तो क्षय भी नहीं हुआ होगा बच्चों। जब t बराबर 0 है तो प्रारंभ में क्षय भी नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, प्रारंभ में क्या नहीं हुआ होगा बच्चों, क्षय भी नहीं हुआ होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर प्रारंभ में हमने कितना माना था, प्रारंभ में कितने माना है, n, प्रारंभ में कितने अणु थे, n, और विघटन के बाद जो अणु रहेगी बच्चों वो n0 रहेगी। ठीक है, तो ये प्रारंभ में है, ये किस में है, प्रारंभ, ये प्रारंभ में है, और ये क्या है, विघटन के बाद, विघटन के बाद, ये देखो। ठीक है बच्चों, जब समय 0 है प्रारंभ में तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, विघटन के बाद कितने रह गए और प्रारंभ में कितने थे। जब समय 0 है तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि विघटन हुआ ही नहीं है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें रख दो बच्चों, यहां पर रख दो आप, तो कितना हो जाएगा बच्चों, log e बेस है इसका। ठीक है, और n की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, n0। ये देखो मैं ऊपर ले जा रहा हूं, n की जगह क्या हो जाएगा, n0। ठीक है, इक्वल टू यहां पर रख रहे हैं बच्चों, तो t तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया बच्चों। चलो लिख देता हूं, माइनस लैम्डा इंटू 0 और प्लस क्या है बच्चों, k, ये दिखाई दे रहा है। तो ये 0 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, k की वैल्यू कितनी निकल गई, log n0 टू द बेस e। ठीक है, तो इस k की वैल्यू कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो कितना आ गया बच्चों, k की वैल्यू वहां पर रख दो, तो कितना आ गया, log e बेस n इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लैम्डा टी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, log e, सॉरी बच्चों ऊपर ले जा रहा हूं, ये देखो यहां देखिए, माइनस लैम्डा टी log e बेस n0। ठीक है बच्चों। हाँ, अब इधर देखिए बच्चों, अब हमने क्या कर देना है,
इसको इधर ला दो। ये देखो माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी, इसकी वैल्यू निकालनी हमने, तो ये इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग ई बेस एन माइनस लॉग ई बेस एन जीरो। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला आपको आता है बच्चों ई बेस पे। लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग एम बटे एन, लॉग एम बटे एन, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये देखो ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला है। तो लगाओ बच्चों यहाँ पर इस फॉर्मूले को, यहाँ इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बताइए बताइए बच्चों, माइनस लैम्डा टी बराबर लॉग ई बेस एन बटे एन जीरो, एन बटे कितना हो जाएगा, एन जीरो हो जाएगा। ठीक है, लॉग ई बेस इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, अब जो है बच्चों, अगर हम इसका मान निकालेंगे, एन अपॉन एन जीरो लगाएंगे तो ये ई की पावर में चला जाएगा बच्चों, इसको कहते हैं चर घातांकीय पद में बदल जाएगा। तो इसकी वैल्यू एन अपॉन एन जीरो, एन अपॉन एन जीरो निकालेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ये किसके बेस में, ये किसकी पावर में हो जाएगा, ई की पावर में, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, हमने एन अपॉन एन जीरो का मान निकाला तो ये क्या हो गया, ई की पावर लैम्डा टी। तो बच्चों हमने क्या निकाल दिया, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा क्या निकल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन की वैल्यू हमारे पास निकल गई, एन इज इक्वल टू, ये देखो एन निकला ना, एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है बच्चों। क्या फॉर्मूला आ गया है बच्चों, क्या फॉर्मूला आ गया, एन इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, एन इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों। ठीक है, ये एन जीरो जो है प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, और एन जो है विघटन के बाद बचे परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अब हम इसको इस प्रकार से आपको समझा सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे, हम कैसे आपको बताएंगे कि ये संख्या कितनी है बच्चों। देखो फिर मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों हमारे पास यूरेनियम है, ये देखिए यूरेनियम के, ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ये जो 1 2 3 6 9 10 11 12। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये देखिए। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है प्रारंभ में ये है हमारे पास, अब थोड़ा और जानिए, 92,238 हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारे पास प्रारंभ में कितने परमाणु है यूरेनियम के, 3 3 6 3 12, ये देखो बच्चों 12 है, आप समझो इसको। अब मान लीजिए इससे ये जो ये है, इससे अल्फा कण निकल जाता है। ठीक है, और ये थोरियम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, थोरियम, 90 234। तो एक तो ये विघटित हो गया। अब मान लीजिए ये भी विघटित हो गया, इससे भी अल्फा कण निकल गया, ये भी थोरियम बन गया, 90 और 234 बन गया। अब बताओ बच्चों कितने विघटित हुए, विघटित कितने हुए, यहाँ पर विघटित
विघटित, विघटित या क्षय, क्षय परमाणु। कितने परमाणु हुए बच्चों क्षय? ये देखो डेल्टा डी एन, ठीक है, डी एन। तो कितने हुए क्षय? क्षय कितने हुए बच्चों? ये देखो बच्चों 1 और 2, ये देखो हो गए 2, 2 तो क्या हो गए? क्षय हो गए। शेष कितने रह गए? शेष, शेष परमाणु। बोलो बच्चों शेष कितने रह गए? ये 12 थे, 2 विघटित हो गए, उसको मैंने डीएन लिख दिया। शेष कितने रह गए बच्चों? शेष कितने रह गए? 10। और इस शेष को क्या कहा? N0। इस शेष को क्या कहा बच्चों? N0। तो N0 कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि N जो है प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है और N0 जो है शेष परमाणुओं की संख्या है, विघटन के बाद शेष परमाणुओं की संख्या है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। अब बच्चों जो है यहाँ पर जो है ये रेडियो एक्टिव क्षय जो है बच्चों, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है ये देखो बच्चों, N = N0 e रेज्ड पावर -λT। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ किस नियम का पालन कर रहा है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है क्षय जो उसका हो रहा है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय। हाँ सॉरी बच्चों, एक बात यहाँ पर देखिए, ये जो है प्रारंभ में जो मात्रा है, यहाँ पर थोड़ा सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्रारंभ में जो मात्रा है उसको N0 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और शेष परमाणु को क्या लिखेंगे बच्चों? N लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, प्रारंभ में कितने लिखेंगे? N0, और जो शेष बचेंगे उसको क्या लिखेंगे बच्चों? N लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों? N जो है शेष हैं, शेष परमाणु। ठीक है बच्चों, और N0 क्या है? प्रारंभिक परमाणु है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ी होगी, आप यहाँ पर सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों N0 क्या प्रारंभ की मात्रा है और Dn तो विघटित हो गया और N जो है शेष, तो यहाँ पर ये N क्या है? शेष परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा बच्चों कभी कभी जो है लिखने में बोलने में गलती हो जाती है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो क्षय है बच्चों, क्षय है, वो कौन सा नियम? इसको कहते हैं बच्चों चरघातांकी नियम। चरघातांकीय नियम, चरघातांकी कहते हैं बच्चों इसको, चरघातांकी नियम। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जो लॉ है, एक्सपोनेंशियल लॉ, चरघातांकी जो नियम है उसके अनुसार होता है, ठीक है बच्चों, ये नियम बता रहा है। तो ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय चरघातांकी नियम के अनुसार हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका अर्थ अब आपको इस ढंग से बोलना है, इसका अर्थ किसका अर्थ? इस चर घातांकी नियम का अर्थ हो गया कि प्रारंभ में बहुत जल्दी डीके होगा। ठीक है बच्चों, प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में क्षय तेजी से होगा, पहले तो क्षय जल्दी होगा। ठीक है,
तथा बाद में धीमा हो जाएगा, तथा बाद में क्षय धीमा होगा। ठीक है बच्चों, पहले तो बहुत जल्दी जल्दी डीके होगा बच्चों, और बाद में क्या होगा, ये देखो बच्चों, इसका जो चर घातांकी नियम होता है, इसका मतलब होता है कि पहले क्षय बहुत तेजी से होगा और बाद में क्या होगा, धीमा होगा। तो बच्चों जब बाद में धीमा होगा धीमा होगा धीमा होगा बच्चों, तो पदार्थ का पूर्ण क्षय होने में कितना समय लग जाएगा, अनंत समय। पदार्थ का पूर्ण क्षय होने में अनंत समय लगेगा। ठीक है बच्चों, बहुत समय लगेगा। ठीक है बच्चों, चर घातांकीय, ये जो चर घातांकीय नियम है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो लॉ है, चर घातांक के जो नियम है, उसके अनुसार क्या होता है कि क्षय प्रारंभ में तेजी से होगा। ठीक है बच्चों, क्षय प्रारंभ में तेजी से होगा और बाद में वो धीमा 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 होगा। तो इसका मतलब जो है, इसके क्षय होने में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आपको इसको समझा दिया बच्चों, और इसके बाद जो है फिर जो है इसमें अर्ध आय आपको बतानी है। तो बच्चों आप जो है चैनल पर बने रहें, और जो है लगातार जो है आपको नई वीडियो और सीक्वेंस जो है आपको वीडियो मिल रही हैं। और यदि आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और एक चीज़ आपको बतानी है बच्चों, कि बच्चों कभी कभी क्या होता है बच्चों, कोई चीज़ बोलने में जो है गड़बड़ हो जाती है, और मेरे पास एडिटिंग का कोई साधन नहीं है। तो यदि कहीं पर कोई गड़बड़ हो जाती है तो बच्चों उसको आप क्लियर कर देंगे, और बच्चों उसमें मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।